जब भी भूकंप का नाम आता है ना तो मन में अक्सर एक ही ख्याल आता है, तबाही, विनाश। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर हम इन कंपनों को एक अलग ही नजरिए से देखें। मतलब इन्हें एक सुराख की तरह समझें, एक ऐसा सुराख जो हमें हमारी अपनी पृथ्वी के सबसे गहरे राज बता सकता है। तो आज हम यही करने वाले हैं। भूकंप की कहानी के जरिए हम पृथ्वी के एकदम दिल तक का एक सफर तय करेंगे। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा, चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये भूकंप है क्या और पृथ्वी कांपती क्यों है। फिर हम देखेंगे कि इस कंपन के पीछे की एनर्जी, ये ऊर्जा आती कहाँ से है। इसके बाद हम बात करेंगे भूकंपीय तरंगों की, मतलब ये एनर्जी ट्रैवल कैसे करती है। और फिर आएगा सबसे दिलचस्प हिस्सा, इन तरंगों ने हमें पृथ्वी के कौन से रहस्य बताए हैं। और आखिर में हम समझेंगे कि भूकंप को मापा कैसे जाता है और इसके प्रभाव क्या-क्या होते हैं। तो चलिए, सफर का रोड मैप तो तैयार है। शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से और सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल को उठाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारे पैरों के नीचे की ठोस जमीन अचानक से हिलने लगती है? इसका जवाब छिपा है ऊर्जा में, एक जबरदस्त अचानक निकलने वाली ऊर्जा में। अगर एकदम सीधी और सरल भाषा में बात करें तो भूकंप का मतलब है पृथ्वी का कांपना। बस ये एक पूरी तरह से नेचुरल घटना है। होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर से जब अचानक एनर्जी रिलीज होती है तो उससे तरंगे, मतलब वेव्स पैदा होती हैं और फिर यही तरंगे चारों तरफ फैलकर जमीन को हिला देती हैं। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि भूकंप एनर्जी रिलीज होने की वजह से आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो अब आता है, ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? इसका सोर्स क्या है? चलिए अब इसको समझते हैं। इसका जवाब है भ्रंश, या जिसे हम इंग्लिश में फॉल्ट कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि पृथ्वी की जो पूरी सतह है वो एक बहुत बड़ी जिगसॉ पजल की तरह है। इस पजल के जो टुकड़े हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, वो लगातार धीरे धीरे हिल रहे हैं। और जहां ये प्लेट्स एक दूसरे से मिलती है ना, वहां जमीन में गहरी दरारें बन जाती हैं। इन्हीं दरारों को भ्रंश कहते हैं। अब होता यह है कि इन दरारों के दोनों तरफ की चट्टानें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खिसकने की कोशिश करती रहती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? अच्छा, इसको हम एक 3 एक्ट वाले प्ले की तरह देख सकते हैं। एक्ट 1, घर्षण की वजह से ये चट्टानें एक दूसरे में फंसी हुई हैं, एकदम लॉक हो गई हैं। एक्ट 2, अब नीचे से प्रेशर तो लगातार बढ़ ही रहा है, जिससे चट्टानें मुड़ने लगती हैं, उनका शेप बदलने लगता है। और फिर आता है फाइनल एक्ट। एक पॉइंट आता है जब प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो फ्रिक्शन को तोड़ देता है, चट्टानें जोर से खिसक जाती हैं और बस इसी एक झटके में वो सारी जमा हुई एनर्जी वेव्स के रूप में बाहर निकल जाती है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है। भूकंप के ना 2 सेंटर होते हैं। एक होता है उद्गम केंद्र, जिसे फोकस भी कहते हैं। ये वो असल जगह है जमीन के अंदर जहां से एनर्जी निकलना शुरू होती है। और दूसरा होता है अधिकेंद्र, यानी एपिसेंटर। ये फोकस के ठीक ऊपर, मतलब 90 डिग्री पर जमीन की सतह पर वो पॉइंट होता है जहां झटके सबसे पहले महसूस किए जाते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि असली एक्शन तो जमीन के नीचे होता है, लेकिन उसका पहला असर हमें सतह पर महसूस होता है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि एनर्जी कहाँ से निकलती है। तो अब सवाल ये है कि ये एनर्जी ट्रैवल कैसे करती है, और यहीं से कहानी शुरू होती है भूकंपीय तरंगों की। आप इन्हें हमारे प्लैनेट के अंदरूनी हिस्से का मैसेंजर भी कह सकते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इन तरंगों के 2 मेन परिवार हैं। पहला परिवार है भूगर्भिक तरंगों का, या बॉडी वेव्स का। ये सीधे फोकस से निकलती हैं और पृथ्वी के अंदर से होकर गुजरती हैं। दूसरा परिवार है धरातलीय तरंगों का, या सरफेस वेव्स का। ये तब बनती हैं जब बॉडी वेव्स ऊपर आकर जमीन की सतह से टकराती हैं। और हाँ, सबसे ज्यादा तबाही यही सरफेस वेव्स ही मचाती हैं। अब बॉडी वेव्स में भी 2 तरह की तरंगे होती हैं। पहली हैं पी तरंगे, मतलब प्राइमरी वेव्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये प्राइमरी हैं, मतलब सबसे तेज, सतह पर सबसे पहले यही पहुंचती हैं। इनकी खास बात क्या है? ये साउंड वेव्स की तरह होती हैं और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से गुजर सकती हैं। पी तरंगों के बाद आती हैं एस तरंगे, मतलब सेकेंडरी वेव्स। ये पी वेव्स से थोड़ी स्लो होती हैं, लेकिन इनकी एक ऐसी खासियत है जो वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा सुराग बन गई, और वो ये है कि एस तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। ये लिक्विड या गैस से पास नहीं हो पाती। इस पॉइंट को जरा ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि यही हमें कहानी के सबसे बड़े राज तक ले जाएगा।
और बस यही वो सुराग है जो हमें हमारे इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ ले जाता है। अब हम जानेंगे कि कैसे इन छोटी छोटी तरंगों ने हमें पृथ्वी के कोर का, उसके केंद्र का सबसे बड़ा राज बताया। तो हुआ ये कि साइंटिस्ट ने एक अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जब भी कहीं भूकंप आता है तो पृथ्वी पर कुछ ऐसे खास इलाके होते हैं जहां उसकी कोई भी वेव रिकॉर्ड ही नहीं होती, जैसे कोई परछाई बन गई हो। इसी इलाके को नाम दिया गया भूकंपीय छाया क्षेत्र या सिस्मिक शैडो जोन। और यही शैडो जोन, यही परछाई पृथ्वी के अंदर की तस्वीर बनाने के लिए एक चाबी बन गई। अब याद कीजिए मैंने क्या कहा था, एस तरंगे लिक्विड से पास नहीं हो सकती हैं। तो जब साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया में लगे अपने सिस्मोमीटर्स का डेटा देखा तो उन्हें एक पैटर्न दिखा। भूकंप के केंद्र से 105 डिग्री के बाद दुनिया में कहीं भी एस तरंगे पहुंच ही नहीं रही थी। पजल का आखिरी टुकड़ा मिल गया था। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि पृथ्वी के केंद्र में एक बहुत बड़ा हिस्सा लिक्विड है, तरल है, जो एस तरंगों को रोक रहा है। और बस इसी एक खोज से ये साबित हो गया कि हमारी पृथ्वी का बाहरी कोर लिक्विड है। अच्छा, अब पी तरंगों का क्या हुआ? वो तो लिक्विड से गुजर सकती हैं। हाँ, वो गुजर तो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड कोर में घुसती हैं, वो मुड़ जाती हैं। उनकी डायरेक्शन बदल जाती है। और इसी मुड़ने की वजह से 105 से 145 डिग्री के बीच एक ऐसी पट्टी बन जाती है जहां पी तरंगे भी नहीं पहुंच पाती। तो एक तरह से पी तरंगों के इस बर्ताव ने भी लिक्विड आउटर कोर वाली थ्योरी को और भी पक्का कर दिया। तो पृथ्वी के इतने गहरे राज को जानने के बाद अब जरा वापस सतह पर आते हैं और अब बात करते हैं कि हम भूकंप को मापते कैसे हैं और इसके असर क्या-क्या हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर भूकंप, जैसा हमने देखा, टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से ही होते हैं। इन्हें विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है। कभी कभी ज्वालामुखी फटने से भी भूकंप आते हैं। माइनिंग वाले इलाकों में खदानों की छत गिरने से भी आ सकते हैं। यही नहीं, किसी बड़े परमाणु या केमिकल धमाके से भी जमीन कांप सकती है। और यहाँ तक कि बहुत बड़े बांध भी अपने आसपास छोटे भूकंपों की वजह बन सकते हैं। जब भूकंप को मापने की बात आती है तो हमारे पास दो मेन स्केल होते हैं। पहला है रिक्टर स्केल। ये मापता है कि भूकंप के दौरान एनर्जी कितनी निकली, मतलब भूकंप की असली ताकत, उसकी तीव्रता। दूसरा है मर्कैली स्केल। ये एनर्जी नहीं मापता, ये मापता है कि उस भूकंप से तबाही कितनी हुई, लोगों ने उसे कितना महसूस किया। इसे गहनता कहते हैं। एक आसान सा उदाहरण देता हूँ। रिक्टर स्केल ये है कि बॉक्सर ने मुक्का कितनी जोर से मारा, और मर्कैली स्केल ये है कि उस मुक्के से चोट कितनी लगी। और देखिए, भूकंप का असर सिर्फ जमीन के हिलने तक ही नहीं रहता। इसकी वजह से पहाड़ों पर भूस्खलन हो सकता है, जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। इमारतें गिर सकती हैं, बांध टूट सकते हैं जिससे बाढ़ आ सकती है। कई बार टूटी गैस लाइनों से आग भी लग जाती है। और अगर भूकंप का एपिसेंटर समुद्र के अंदर हो तो वो एक भयंकर सुनामी को भी जन्म दे सकता है। हाँ, ये बात सही है कि हमें दुनिया भर में छोटे मोटे झटके तो प्रायः रोज महसूस होते हैं, लेकिन जो सच में बहुत विनाशकारी भूकंप होते हैं, मतलब रिक्टर स्केल पर 8 से ज्यादा वाले, वो बहुत रेयर होते हैं। आमतौर पर इतना बड़ा भूकंप 1 या 2 साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और ये जानकारी हमें एक आखिरी सवाल के पास छोड़ जाती है। अगर इतने बड़े भूकंप इतने रेयर हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी ज्यादातर शांत रहती है? या फिर सच ये है कि वो कभी शांत होती ही नहीं, वो हर पल, हर सेकंड चुपचाप धीरे धीरे हिल रही है, अपनी अगली कहानी सुनाने की तैयारी कर रही है?